हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सक्सेस अल्फा क्लासेस पे। आज आपको इस चैनल पे जो कि 23 तारीख को आपका पेपर है बायो का, उसको ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए गए हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़ करके पूरे में आप क्या कर सकते हैं कि अच्छे नंबर या अच्छे मार्क्स को आप गेन कर सकते हैं। तो देखिए, ये है आपका क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को हम आपको दिखा देते हैं, फिर इसका आंसर हम बताएंगे। तो देखिए, बाय द वे करके एक एक करके आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ये आपके क्वेश्चन है। एक बार आप अपने निगाहों से पूरे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, फिर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर को आपको क्या करेंगे बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, परिपक्व पराग कोष के अनुप्रस्थ काट का वर्णन करिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक परिपक्व पराग कोष की पहली संरचना बनाते हैं। तो जो पराग कोष होते हैं, इसको जानने से पहले इसका लोकेशन पता करेंगे कि जो पराग कोष होते हैं वे आपके कहाँ उपस्थित होते हैं। तो ये है आपका नर भाग, ये क्या है, पराग कोष, और इसके अंदर क्या होते हैं, पराग कण। अब जब हम इसका सेक्शन कट करेंगे तो आपको ऐसे 4 लोक्यूल दिखाई देंगे। ये क्या है, जब इसको सेक्शन कट करेंगे तो 4 लोक्यूल दिखाई देंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो ये है आपका बाह्य परत, और इसी के नीचे होते हैं अंतः परत, फिर मध्य परत, और इसके अंदर एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं टाइपिटम। और जो ये आपको चारों कोनों पे गोल गोल संरचना दिखाई देती है, इसको बोलते हैं लघु बीजाणु धानी। इसी लघु बीजाणु धानी के अंदर आपके क्या उपस्थित होते हैं, पराग कण, और इनको जोड़ने के लिए एक संवहन बंडल पाया जाता है, संवहन बंडल। तो ये रहा आपके पहला क्वेश्चन का आंसर जो आपको मिल गया होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बीजांड को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब जो बीजांड है, अब बीजांड क्वेश्चन का दूसरा हम डालेंगे। अब बीजांड की संरचना बनाएंगे। बीजांड आपका कहाँ पे व्यवस्थित होता है, तो जो बीजांड होता है वे व्यवस्थित होते हैं आपके जो आपका पुष्प होता है, पुष्प का जो मादा भाग होती है, मादा भाग 3 भागों में बटी होती है। कौन कौन सी, आपका होता है वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो जो अंडाशय होता है उसी के अंदर जो आपकी मादा भाग होती हैं वो क्या होती हैं, व्यवस्थित होता है। तो चित्र को आप ध्यान से बनाइएगा। तो ये रहा आपके बीजांड की संरचना। अब इसका हम नामकरण करते हैं। तो ये है आपका बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण के ठीक नीचे होते हैं अंतः अध्यावरण, और ये है आपका रैफी, और ये है आपका बीजांड बिंद, और ये खुला हुआ भाग क्या कहलाता है, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार का ऊपरला भाग कहलाता है निभाग। और इसके अंदर की कोशिका देखें तो ये वाला जो आपके सैक संरचना समान दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश में 3 ऊपर की कोशिका होती हैं जिसको हम बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। 2 कोशिका बीच में होती हैं जिसको हम बोलते हैं ध्रुवी केंद्र, और 3 कोशिका आपके बीजांड द्वार की तरफ होती हैं। इधर उधर वाली कोशिका को क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका।
और बीच वाली कोशिका जो आकार में बड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। आपको हम बहुत ही आसान भाषा में बता रहे हैं। आप क्या करिए, इस चित्र को जितना इस चित्र में नामकरण दिए हैं, आप क्या करें, हेडिंग वाइज या हेडिंग बाय करके आप इसको लिख देंगे, जिससे आपके पेपर भी कवर हो जाएंगे, जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आवृत्तिबीजी पादपों में दोहरा निषेचन को स्पष्ट कीजिए। अब दोहरा निषेचन क्या होता है? वैसे तो हम जानते हैं कि निषेचन एक ही बार होते हैं, लेकिन जो आवृत्तिबीजी पुष्प होते हैं उनमें निषेचन की क्रिया 2 बार होती है। अगर हम नर युग्मक की संख्या देखें तो जो नर युग्मक होता है वे आपके 2 होते हैं। ये क्या है, नर युग्मक, और ये क्या है, पराग नली। अब ये जो नर युग्मक है, अभी हमने देखा है कि अगर हम बीजांड की संरचना देखें, यहाँ पे हम बीजांड की संरचना बहुत ही रफली डायग्राम बना रहे हैं, इतना बनाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपके बीजांड की संरचना है, देखिए ये आपके बीजांड की संरचना है। अब ये 2 नर युग्मक क्या करेंगे कि आपका ये क्या रहेगा, ऐसे अगर हम बनाएं तो ये आपका क्या है, अंडाशय। अब इससे जब ये आपके नर युग्मक आपके ऐसे होते हुए ये नर युग्मक जब आएंगे तो जो एक नर युग्मक आपके किसके साथ फ्यूज करेगा, आपके अंड कोशिका के साथ। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं नर युग्मक प्लस अंड कोशिका। जब इसके साथ बनाएंगे तो इसके फलस्वरूप आपका बनता है, क्या बनेगा, युग्मनज, जो कि 2n होती है। एक बार निषेचन हुआ, अब एक नर युग्मक बचा, तो अब एक नर युग्मक आपका किसके साथ फ्यूज करेगा, ध्रुवी केंद्र के साथ। तो नर युग्मक प्लस ध्रुवी केंद्र। तो ध्रुवी केंद्र के पास 2 कोशिका और इसके पास 1 कोशिका। अब जब ये फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, त्रिगुणित। इसलिए जो इसके फलस्वरूप और आपका क्या बनेगा, भ्रूणपोष। तो आपका भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n, और युग्मनज में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या 3n होती है और युग्मनज में 2n। तो निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, एक बार आपके अंड कोशिका के साथ और एक बार आपके ध्रुवी कोशिका के साथ। तो ये रहा आपका दोहरा निषेचन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, अगर मानव की शरीर की, क्वेश्चन चौथा है, अगर हम मानव की शरीर की बात करें तो जो मनुष्य का शरीर होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है आपका वक्ष भाग, एक होते हैं उदर भाग, और तीसरा होता है आपका श्रोणि भाग। अब जो भी तंत्र होते हैं वे कहाँ व्यवस्थित होते हैं, आपके श्रोणि भाग में। अब नर जनन तंत्र की बात करें तो जो नर जनन तंत्र होती है उसकी पहले हम संरचना, तो एक बार एक तरफ नर जनन तंत्र बनाएंगे और एक तरफ मादा। नर जनन तंत्र, और इधर हम बनाएंगे मादा जनन तंत्र। तो चलिए हम पहले नर जनन तंत्र की संरचना बनाते हैं। आप फिगर में जो फिगर बनाएंगे अगर उसका नामकरण अच्छे से करेंगे तो आई होप कि आप अच्छे मार्क्स क्या करते हैं, गेन कर सकते हैं। तो ये रहा आपके नर जनन तंत्र की संरचना। तो ये जो आपका जो लटका हुआ आपके शरीर से बाहर होता है इसको हम बोलते हैं वृषण। वृषण जिस झिल्ली में पैक करता है उसे हम बोलते हैं वृषण कोश। और वृषण के ऊपर इनको परिपक्व होने के लिए आपकी अधिवृषण होती है। वृषण में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का।
शुक्राणु को ले जाने वाली नली को शुक्रवाहिनी कहते हैं। और ये आपका है मूत्रवाहिनी, और ये आपका है मूत्राशय, और ये आपका है शुक्राशय, जो कि शुक्राणु को तरल पदार्थ प्रदान करता है। और ये है आपका प्रोस्टेट ग्रंथि, और ये है आपका शीर्ष्ण, और ये है शीर्ष्ण मुंड, और ये है आपका मूत्रमार्ग। एक बार देखिए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। वृषण से या वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। ये वृषण आपके शरीर से बाहर रहते हैं। क्यों बाहर रहते हैं? अगर इनका टेम्परेचर आपके शरीर के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो इनमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। अब ये शुक्राणु कहाँ जाती हैं? इस शुक्रवाहिनी से होते हुए और इस मूत्र मार्ग के द्वारा क्या करती हैं? बाहर निकल जाती हैं। अब हम देखते हैं मादा जनन तंत्र की संरचना। ये रहा आपके मादा जनन तंत्र की संरचना। ये क्या है? गर्भाशय। ये क्या है? अंडाशय। अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो अंडाणु का। अंडाशय को पकड़ना रहता है आपका झलरी। झलरी के ऊपर वाला भाग का लगता है कीप। इनमें निषेचन होता है, इसको हम बोलते हैं अंडवाहिनी नलिका। इसी अंडवाहिनी नलिका में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है और ये कहलाता है आपका योनि। और ये रहा आपके मादा जनन तंत्र की संरचना और ये रहा आपके पुरुष जनन तंत्र की संरचना। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और देखिए, अगर चित्र में आप नामकरण सही से करे हैं तो आप क्या करेंगे? लिख भी लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है शुक्राणु का नामांकन, चित्र का वर्णन कीजिए। अब चलिए हम शुक्राणु की संरचना बनाते हैं। तो ये रहा आपके शुक्राणु की संरचना। ये रहा शुक्राणु की संरचना। अगर शुक्राणु पूछे कितने भागों में डिवाइड होता है तो 4 भागों में। सिर, गर्दन, मध्य भाग और ये है आपका पूंछ। सिर वाले भाग में आपके एक एंजाइम पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम एंजाइम दीवारों को तोड़ने का कार्य करती है। ये क्या है आपका? केंद्रक। इस केंद्रक में होता है केंद्रक कोशिका द्रव्य। और मध्य भाग में व्यवस्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इनको ऊर्जा देती है, जिससे शुक्राणु आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन का जवाब, जो कि शुक्राणु की संरचना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। युग्मक जनन क्या है तथा शुक्र जनन तथा अंड जनन को स्पष्ट कीजिए। अब हम आपको शुक्र जनन और अंड जनन को बताएंगे। तो क्या होता है आपका शुक्र जनन और क्या होता है अंड जनन। तो पहले हम आपको बताएंगे कि शुक्र जनन क्या होता है। कि पहले तो हम ये बताएंगे कि युग्मक जनन क्या होता है। तो युग्मक जनन होता है कि युग्मक जनन। क्वेश्चन 6, युग्मक जनन। युग्मक मतलब जब आपके युग्मकों का निर्माण होता है तो उसे हम युग्मक जनन कहते हैं। अब आपके युग्मक जनन कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से।
नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक, युग्मक जनन समझ में आ गया। अब नर में किसका निर्माण होगा? नर में यहाँ पे नर युग्मक और यहाँ पे मादा युग्मक। नर में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। और मादा में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। तो जब शुक्राणु का निर्माण होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? शुक्र जनन। और जब अंडाणु का निर्माण होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? अंड जनन। तो ये रहा आपका शुक्र जनन और अंड जनन। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में यौन संबंधित रोग को समझाइए। मनुष्य में यौन संबंधित रोग। अब मनुष्य में यौन संबंधित रोग क्या होता है, इसको हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे। तो जो मनुष्य में यौन संबंधित रोग होते हैं, जैसे आपका HIV हो गया, जो कि आपका कौन सा रोग डिजीज करता है? एड्स। और सातवां क्वेश्चन क्या है आपका? मनुष्य में यौन संबंधित रोग को समझाइए। अब देखिए, जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में यौन संचारित रोग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं STDs, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। असुरक्षित यौन संबंध शारीरिक तरल पदार्थ या त्वचा के संपर्क से फैलता है, जो जीवाणु, विषाणु, परजीवी संक्रमण है। अब हम कुछ आपके यौन संचारित रोग को बताएंगे, जैसे एड्स, जो कि आपका किसके द्वारा होता है? HIV के द्वारा। अगला है आपका गोनोरिया, और अगला है आपका सिफिलिस। जो ये रोग होते हैं आपके क्या करते हैं? यौन संचारित रोग होता है, इसलिए आपको बोला जाता है कि जीवाणु, विषाणु से जो रोग होते हैं उनको ध्यान रखिए, और इस रोग से आप क्या करते हैं? ध्यान रखते हुए बच सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? अब टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है कि अगर इस कंडीशन में, क्वेश्चन नंबर कैसा है आपका? 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पात्रे निषेचन। अब इस पात्रे निषेचन में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए इस कंडीशन में कि कोई लेडी अपने संपत्ति या कोई संपत्ति अपने बच्चों से वंचित कर जाती है, तो वो उस कंडीशन में क्या कहलाती है? टेस्ट ट्यूब बेबी। अब यह एक जो होता है, पॉइंट वाइज करेंगे, लिखेंगे, यह एक प्रयोगशाला विधि है, जिसमें हम क्या करते हैं? नर से शुक्राणु निकालते हैं और मादा से अंडाणु। इस शुक्राणु और अंडाणु को एक हम क्या करते हैं कि परख नली में ले जा करके निषेचित करवा देते हैं, और इस निषेचित को हम क्या करते हैं? फिर
पुनः हम क्या करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इस मादा के गर्भ में हम क्या करते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं, जिसके से वे महिला भी क्या करती है, बच्चों से आपकी या बच्चे उनके गर्भ में फिर से धारण कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपके टेस्ट ट्यूब बेबी। निषेचन कहाँ होगा, एक परक नली में, और यहाँ पे ये जो आपका भ्रूण होगा या जो आपके युग्मनज होंगे वे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड होने के बाद जब भ्रूण में हो जाएंगे तो कुछ डिवाइड कर जाएंगे कोशिका, तो क्या करेंगे, हम पुनः माँ के गर्भ में स्थानांतरण कर देंगे, जहाँ पे उस माँ को बच्चों को माँ से उनके गर्भ में पोषण मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मेंडल के नियम दिए थे, या मेंडल ने कितने नियम दिए थे तथा नियमों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि मेंडल ने पहले तो अपने प्रयोग में मटर के पौधों को चुना था। मेंडल ने मटर को चुना था, वो भी कैसा था, उद्यान मटर था, राइट। कितने वर्ष तक कार्य किया था, 7 वर्ष तक कार्य किया था। कितने नियम दिए थे, 3 नियम। कौन कौन से नियम था आपका, प्रभाविता का नियम, दूसरा क्या था, पृथक्करण का नियम, और तीसरा क्या था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब प्रभाविता के नियम में मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया था, जिसमें पौधों की लंबाई को लिया था। जब उनके बीच क्रॉस करवाया तो उनको F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखे। ऐसे ही उस प्रभावी लक्षण को जब मेंडल ने फिर से स्वपरागण कराया तो देखे कि F2 पीढ़ी में जाने में जो युग्मक थे वे पृथक पृथक कर गए थे, जिनका रेशियो आपका आया था 1:2:1 आया था। तीसरे नियम में, स्वतंत्र अपव्यूहन नियम में, इसमें मेंडल ने 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया था, गोल व पीले, हरे और झोटीदार। जब इनमें क्रॉस कराया तो इनका पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो गया। जो इनका रेशियो था वो था 9:3:3:1 के अनुपात में इनको रेशियो मिला था। तो आप ऐसे ही करके आपको हम समझाएंगे और आप देखेंगे और हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब अगला क्वेश्चन है आपका, लिंग निर्धारण क्या है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। अब लिंग निर्धारण क्या होता है कि जिससे हम लिंगों का पता करते हैं कि वे आपके नर हैं कि मादा हैं। इस विधि से हम क्या करते हैं, लिंग का पता लगाते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाता है आपका, लिंग निर्धारण। ये क्रिया क्या कहलाता है आपका, लिंग निर्धारण। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण क्या है, यह एक ऐसी क्रिया है जिससे लिंगों का पता किया जाता है। अब लिंग निर्धारण मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी में आपकी 3 प्रकार से होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है मादा मधुमक्खी, जिसको हम बोलते हैं रानी। अगर इनमें गुणसूत्रों की संख्या देखें तो होती हैं 32। अब एक होते हैं श्रमिक मधुमक्खी, इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 32। अब एक होती है नर मधुमक्खी, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 16। अब हम एक तरफ मादा मधुमक्खी लिखते हैं
और एक तरफ नर मधुमक्खी। अब जो नर मधुमक्खी है इनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 16 और मादा में 32। अब इनमें आपके जब इनमें विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 2 बनेंगे, एक 16 इधर और 16। इनमें समसूत्री विभाजन होगा तो समान बनेंगे, मतलब 16। तो इसका 16 इसका जब 16 मिलेगा तो कितना हो जाएगा 32। और ये क्या कहलाती है नर और ये क्या हो जाती है आपकी मादा। तो ऐसे होती है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं? इससे या इसके कारण तथा लक्षण लिखिए। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि यह एक प्रकार का, क्वेश्चन नंबर कहता है 11, कि अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो जो डाउन सिंड्रोम होता है ये आपका एक प्रकार का अनुवांशिकी विकार होता है। कैसा विकार होता है डाउन सिंड्रोम? तो एक प्रकार का डाउन सिंड्रोम तो यह आपका एक आनुवंशिक विकार होता है जो गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रति के कारण होता है, जिसमें आपके 46 गुणसूत्रों के बजाय कितने रहती हैं 47, जिससे आपके कुछ विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे जिसे हम मंगोली जड़ताएं बोलते हैं। इनमें आपकी बुद्धि कम रहेगी, नाक उभरी हुई होंगी। तो ऐसे क्या करेंगे, अगर इसके हम लक्षण की बात करें तो ये आपके इनकी जो नाक रहेगी ये क्या है, इनका जो फेस रहेगा, चेहरा चपटा, छोटे कान, ऊपर की आंखें छोटी, ऊपर की ओर झुकी हुई आंखें दिखाई देंगी। तो ये आपका डाउन सिंड्रोम है। अब अगला है वर्णांधता तथा हीमोफीलिया रोग को स्पष्ट कीजिए। अब वर्णांधता क्या होता है कि जो वर्णांधता होता है इसमें जो मानव होता है या जो ये वर्णांधता से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं ये क्या करते हैं, लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है। और जो हीमोफीलिया रोग होती है इसमें जो मनुष्य होते हैं अगर उनमें ये रोग हैं तो चोट लगने पर उनमें जो रक्त होगा वो लगातार बहता रहता है, जिसके कारण लगातार ब्लडिंग होने के कारण उस मानव की मृत्यु हो जाती है। तो ये है आपका वर्णांधता तथा हीमोफीलिया। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हर्शे एवं चेस के प्रयोग को चित्र सही समझाइए। अब देखिए जो हर्शे और चेस थे इन्होंने डीएनए को प्रूव करने के लिए अपना प्रयोग लिया था तो इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था कि इन्होंने डीएनए को सिद्ध किया था। और यही जो हर्शे और चेस थे इन्होंने ही बताया कि जो डीएनए होता है वे आपके अनुवांशिकी पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। तो इन्होंने अपने प्रयोग में जीवाणु भोजी लिया था। अब जीवाणु भोजी क्या होते हैं कि ऐसे वायरस जो किसी बैक्टीरिया सेल पे आक्रमण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जीवाणु भोजी।
ये रहा आपके जीवाणु भोजी की संरचना। ये है आपका प्रोटीन आवरण, ये है आपका आनुवंशिक पदार्थ, और ये है आपका पूंछ पिंड। अब इन्होंने, ये आपका क्या है, एक प्रकार का वायरस है। अब ये वायरस को क्या किया, इन्होंने बैक्टीरिया सेल पे जब संक्रमण करवाया तो इनके प्रयोगों के बाद यह सिद्ध हुआ कि जो आपका ये जीवाणु भोजी था, इसका आनुवांशिकी पदार्थ ही इस बैक्टीरिया सेल के अंदर आया, और जो आपका ये प्रोटीन कोड है वो क्या करे, बाहर रह गए। तो इन्होंने अपने प्रयोग में यही बताया कि जो अगर हम किसी जीवाणु भोजी को किसी बैक्टीरिया सेल पे संक्रमित करवाते हैं तो उसका प्रोटीन आवरण बाहर रह जाता है, और क्या करते हैं, उसका आनुवांशिक पदार्थ ही आपका इस बैक्टीरिया सेल के अंदर आते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाटसन तथा, अगला क्वेश्चन है आपका, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का नामांकन चित्र बनाइए। अब देखिए, जो आपका डीएनए होता है, डीएनए क्वेश्चन नंबर 4 कि डीएनए की संरचना देखिए, तो जो डीएनए होता है वे आपके द्विरज्जुकी होते हैं। डीएनए कैसा होता है, द्विरज्जुकी होता है। तो ये आपके डीएनए का द्विकुंडलन संरचना है। ये है आपका 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये है 3 प्राइम और ये है 5 प्राइम। इनमें नाइट्रोजन क्षार A, T, G, C ऐसे ही आपके हर कुंडल में रहेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, आपका नाइट्रोजन क्षार, और ये क्या है, हाइड्रोजन बंध। और ये जो आपका दोनों स्ट्रैंड होते हैं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, और जो डीएनए होता है, डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये क्या करते हैं, जो एडेनिन होता है वे हमेशा थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बंध बनाता है, और जो ग्वानोसिन होते हैं वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। और जो डीएनए होता है, ये डीएनए का जो होता है, यहाँ पे फास्फेट और सल्फर पाए जाते हैं, जिससे इनमें फास्फो डाई एस्टर बंध बनता है। अब डीएनए के यहाँ से एक नाइट्रोजन क्षार से दूसरे नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी देखें तो 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। डीएनए की चौड़ाई की बात करें तो 20 एंगस्ट्रॉन होती है, और एक कुंडल से दूसरे कुंडल की दूरी 3 या 34 एंगस्ट्रॉन होती है। तो ये रहा आपके डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, जिसको आपको किसने दिया था, किसने दिया था इस डीएनए मॉडल को, आपका वाटसन एवं क्रिक। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि सेंट्रल डोग्मा पर टिप्पणी लिखिए। अब क्या होता है सेंट्रल डोग्मा, तो सेंट्रल डोग्मा होता है कि क्वेश्चन है आपका नंबर 15, सेंट्रल डोग्मा। क्या होता है सेंट्रल डोग्मा, कि जब डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिकृतिकरण। अब जब डीएनए से आरएनए या एमआरएनए बनता है तो इसको हम बोलते हैं अनुलेखन। अब जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसको हम बोलते हैं अनुवाद। ये होता है सेंट्रल डोग्मा, जो कि एक दिशी होती है। अब यही जब आपका डीएनए से जब आरएनए से डीएनए बनता है तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि आपके
वायरसेस में देखने को मिलता है। सेंट्रल डोग्मा समझ में आया? डीएनए से डीएनए बनेगा, प्रतिकृतिकरण, डीएनए से आरएनए अनुलेखन और डीएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब जो प्रोटीन संश्लेषण होता है यह एक जैविक प्रक्रिया है। प्रोटीन संश्लेषण जैविक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोशिकाएं डीएनए में मौजूद आनुवंशिक जानकारी का उपयोग करके प्रोटीन का निर्माण करता है। अब प्रोटीन संश्लेषण की कुछ प्रक्रिया होती हैं जिसमें होता है आपका अनुलेखन, फिर क्या होगा आपका अनुवादन, फिर इसके बाद जा करके आपका अमीनो अम्ल जुड़ता है और फिर ये क्या करती हैं, कोशिका द्रव्य में आकर के अलग हो जाती हैं और प्रोटीन का निर्माण कर देती हैं। अगला क्वेश्चन है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद की तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। तो जो लैमार्कवाद थे और डार्विनवाद थे, इन्होंने अपना जो तुलना किया था वे किए थे आपके, इन्होंने अपना तुलना किया था कि जिराफ को लेकर के, कि इन्होंने एक तरफ हम लिखते हैं लैमार्कवाद और एक तरफ लिखते हैं डार्विनवाद। तो जो आपके लैमार्कवाद थे, लैमार्कवाद ने ये बताया कि जो जिराफ होते हैं, जिराफ में उपार्जित लक्षणों की वंशागति देखने को मिलती है। लेकिन यदि डार्विनवाद की कहें तो डार्विनवाद कहते हैं कि जो जिराफ होते हैं वे प्राकृतिक चयन पर आधारित होते हैं। तो पहला हम लिख देते हैं यह उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी पर आधारित है और ये कहते हैं कि यह वाद प्राकृतिक चयन पर आधारित है। अब ये कहते हैं, अगर दूसरा देखें तो ये कहते हैं कि जो जिराफ होते हैं वे अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग पर आधारित होते हैं और ये कहते हैं कि उनके गुणों पर। तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग पर आधारित है। और ये क्या कहते हैं, गुणों पर, गुणों की वंशागति पर आधारित। तो ये आपके लैमार्कवाद डार्विनवाद है, जो कि आपके अंगों का उपयोग करेंगे तो जिस अंग का ज़्यादा उपयोग करेंगे वे ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, जिस अंग का उपयोग नहीं करेंगे उसका ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो जो आगे चल कर के जो डार्विनवाद थे, इनका ही सिद्धांत सिद्ध हुआ जैव विकास के थ्रू। अगला क्वेश्चन है जैव विकास के जीवाश्म या उनके प्रमाणों का वर्णन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 18। अब कि जो जैव विकास क्या होता है, जैव विकास, तो जो जैव विकास होती है
यह एक धीमी प्रक्रिया है। यह एक धीमी प्रक्रिया होती है। जो जैव विकास होता है ये बहुत धीमी प्रक्रिया होती है और इस धीमी प्रक्रिया में धीरे धीरे परिवर्तन होते होते किसी चीज़ का क्या होता है, विकास होता है। अब इसके हम क्या करें, अगर इसके प्रमाणों को देखें तो जो प्रमाण है आपके अवशेषी अंग, अगला है कृमि रूप परिशेषिका। कृमि रूप परिशेषिका जो कि सेलुलोज का पाचन करती थी। कर्णपल्लव, निमेषक पटल, ऐसे ही समजात अंग, समरूप अंग, त्वचा पर बाल, पूर्वजता के प्रमाण। तो ये सारे जो आपके प्रमाण है इससे सिद्ध होता है कि इनमें धीमे धीमे परिवर्तन होने के बाद ही किसी चीज़ आपके अस्तित्व या उसका उद्भव संभव हुआ होगा। तो ये रहा जैव विकास और जैव विकास के प्रमाण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां, अनुकूली विकिरण के एक उदाहरण का वर्णन कीजिए। तो क्या होता है अनुकूली विकिरण? तो अनुकूली विकिरण क्या होता है कि मान लीजिए कि पूर्वज एक ही रहेंगे लेकिन वे किसी कारण या भोजन की तलाश में, रहने के स्थान पे, प्रजनन के कारण ये क्या करते हैं, उस स्थान से किसी और जगह पर जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं और उस वातावरण के अनुसार अपने आप को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। तो अनुकूली विकिरण। तो क्या होता है अनुकूली विकिरण कि अनुकूली विकिरण, अनुकूली विकिरण एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसमें एक ही पूर्वज से कई अलग अलग प्रजातियों कम समय में विकसित हुए और ये खाद्य स्रोतों के अनुसार अपने आप को ढाल लिए और यह खाद्य स्रोतों के अनुसार अपने आप को ढाल लिए। इसका उदाहरण है आपका डार्विन फिंचे। इसका उदाहरण है आपका अनुकूली विकिरण का डार्विन फिंचे और एक उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियम। तो ये रहा आपका अनुकूली विकिरण। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? तो जो संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग क्या होते हैं कि ऐसे रोग जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। तो क्वेश्चन है 20, संक्रामक और असंक्रामक।
आसानी से फैलते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उसे हम क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। जैसे मलेरिया और टाइफाइड, जुकाम, कोविड-19। तो देख रहे होंगे कि ये सारे रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छुआछूत से फैल जाते थे, या उसके चीज़ों को हम संपर्क में आते थे, या वे जहाँ पे जाते थे उनके छुए हुए वस्तुओं को हम छूते थे तो वो क्या करते थे? फैल जाते थे। तो ये क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग। असंक्रामक मतलब आसानी से नहीं फैलते हैं, आसानी से नहीं फैलते हैं। जैसे कैंसर, हृदय रोग, एलर्जी। तो ये सारे रोग जो होते हैं कि छुआछूत से नहीं फैलेंगे, कि एक व्यक्ति को हम छुए और दूसरे व्यक्ति में क्या करेंगे? फैल गए। अब इस रोग के आपको लक्षण बताना है कि जो बुखार होता है क्या होता है? शरीर में दर्द होता है, बदन में दर्द रहता है, जी मचलाता है, उसमें आपके ब्लड में जो WBC होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसे क्या करेंगे? संक्रामक और असंक्रामक रोग को आप डिफाइन करेंगे। अगला क्वेश्चन 21। अब अगला है, एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकन चित्र बनाइए। अब प्रतिरक्षी अणु का क्या होते हैं? जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। अब ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं कि अगर हम प्रतिरक्षी की बात करें तो प्रतिरक्षी जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी, अगर हम प्रतिरक्षी की बात करें तो जो ये प्रतिरक्षी होती है ये हमारे शरीर में वाई आकार की पाई जाती है, जो कि रोगों से क्या करती है? लड़ने में सहायता करती है। तो लिखते हैं रक्त और शरीर के तरल पदार्थों में पाई जाने वाली वाई के आकार, वाई आकार की प्रोटीन है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बैक्टीरिया और वायरस जैसे हानिकारक पदार्थों को पहचानती है। अब इसकी संरचना की बात करें तो ये आपके ऐसी इसकी संरचना होती है। इनमें दो चैन पाई जाती है, जो कि एक हैवी होती है, एक लाइट होती है और एक हैवी होती है। इनमें आपके डाइसल्फाइड बंध पाए जाते हैं, ऐसे करके की होती है। और यहाँ पे आपका ये प्रतिजन बंधन बंध स्थल होता है, और ये क्या है? डाई सल्फाइड बंध। इसमें ये क्या होती है? भारी श्रृंखला, और ये होती है हल्की श्रृंखला। अगर हम प्रतिरक्षी की प्रकार की बोले तो जो प्रतिरक्षी होती है वे आपके 5 प्रकार की होती है।
प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? IgG और IgM, IgA, IgE और IgD। ये आपके 5 प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का नामांकन चित्र का वर्णन कीजिए। अब देखिए, जो मलेरिया होती है ये प्लाज्मोडियम एक कोष की परजीवी के कारण होती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकी परजीवी के कारण होने वाला बीमारी है। और ये मलेरिया किसके कारण होता है? तो यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अब जब मच्छर काटता है तो जब बुखार होता है तो क्या आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या सिम्टम दिखाई देते हैं? बदन में दर्द रहता है, तेज बुखार रहता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। तो ये सारे लक्षण क्या करते हैं? दिखाई देते हैं, जो कि एक मलेरिया या मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से आपको दिखाई देंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, बायोगैस के उत्पाद में सूक्ष्म जीव की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। अब जो बायोगैस होता है कि अब बायोगैस का निर्माण हम जानते हैं कि जो बायोगैस होती है इसके द्वारा हम पहले क्या करते थे? गैसों का सप्लाई करते थे। जब आपका LPG गैस नहीं था तो इससे पहले हम क्या करते थे? गोबर और पानी को लेते थे। इसके लिए एक बड़ा सा टैंक बनाते थे कि ये आपका एक टैंक है। इस टैंक में हम क्या करते थे? इधर से गोबर और पानी का घोल डालते थे और यहाँ पे एक डाइजेस्टर लगाता था या जो लगा रहता था ढक्कन। ये क्या करता था? जब इसमें गोबर और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ रखते थे तो जिसके कारण ये ढक्कन ऊपर चल जाता था और इधर एक गैस की सप्लाई लगी रहती थी, जिससे गैस आपके घरों में चला जाता था। और जो इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बनते थे वे क्या करते थे? खाद्य रूप में हम क्या करते थे? बाहर निकाल देते थे। तो जो इसमें सूक्ष्म जीव उपयोग होते थे, एनाबिना, राइजोबियम, ये सारे सूक्ष्म जीव क्या करते थे? हम बायोगैस उत्पादन में करते थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव के महत्व को समझिए। अब देखिए, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे आपके हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। अब जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वे क्या करते हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव आपके बॉडी के लिए आपकी सहायता भी करती हैं और कुछ क्या करती हैं? हानिकारक भी होती हैं। अब ये सूक्ष्म जीव क्या करते थे कि घरेलू उत्पाद में हम इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके क्या करते थे? नई चीज़ों को तैयार करते थे। जैसे आप देखते हैं कि दूध से जो दही बनाते हैं, ये जो हमारी बहुत प्राचीन विधि है, इडली डोसा बनाते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमको लार्ज अमाउंट में चाहिए तो हम क्या करते थे? सूक्ष्म जीव का उपयोग करके इसको बड़ी मात्रा में हम क्या करते थे? बना देते थे। तो 24 का आपका आंसर है कि घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, जो भोजन के किण्वन स्वाद बढ़ाने, स्वाद सुधारने और
पोषण बढ़ाने के लिए जरूरी है। अब इन सूक्ष्म जीव का उपयोग करके जैसे हम बनाते थे आप भी दूध से दही बना देते हैं, दूध से दही जिसमें आपका लैक्टोबैसिलस आता है। इडली डोसा बनाने में, ब्रेड बनाने में, सिरका बनाने में, चीज बनाने में। तो देख रहे हैं कि अब इनको जब हमको लार्ज मात्रा में बनाना है तो हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं और उसको लार्ज मात्रा में बना देते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, वाहित मल मतलब कि जो भी आपका वेस्ट वाटर है या जो आपका अपशिष्ट वाटर है उसको हम क्या करते हैं कि उसमें अब इतने बड़ी मात्रा में जो आपका वाटर पॉल्यूशन है तो उसको हम क्या करते हैं, प्राथमिक उपचार उसमें द्वितीयक उपचार के द्वारा क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। अब वाहित मल क्या होता है कि वाहित मल एक क्या करते हैं कि इसमें हम गंदे पानी को क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो वाहित मल उपचार एक बहुचरणीय, मतलब कि इनमें हम कई चरण में उस जो आपका अशुद्ध वाटर रहेगा या जो आपके गंदे पानी रहेंगे उनको हम क्या करेंगे, शुद्ध कर देंगे। चरणीय प्रक्रिया है। जो गंदे पानी को साफ कर पर्यावरण की रक्षा करती। आप भी जानते हैं कि हमको जीने के लिए पानी अति आवश्यक है, करती है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक चरण शामिल होते हैं, जहाँ सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर BOD, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, को कम किया जाता है। ये रहा आपका 25 का आंसर। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे कि अगर आपको इतना भी मिल जाता है टॉपिक तो क्या करेंगे, आप लिख डालेंगे और आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। जो बच्चे पढ़े ना हों तो उनके लिए ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड क्या है। अब प्लाज्मिड क्या है, तो जो अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो जो प्लाज्मिड होता है ये आपके जो अगर बैक्टीरिया सेल की संरचना देखें तो ये आपकी बैक्टीरिया सेल की संरचना है, जो कि बैक्टीरिया सेल के अंदर आपके सर्कुलर DNA के रूप में उपस्थित होते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, ये पाए जाते हैं। ये है आपका
प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड कैसी है, आपका द्विकुंडलन है। अब इस प्लाज्मिड को हम क्या करते हैं, आपके एज अ वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं, वेक्टर के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो जो आपका हम हमेशा प्लाज्मिड का जो उदाहरण पढ़ते हैं या जो प्लाज्मिड का हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, PBr 322, ये प्लाज्मिड हम क्या करते हैं, हमेशा यूज करते हैं। तो ये रहा आपका प्लाज्मिड, जो कि आपकी कहाँ पाई जाती है, जीवाणु कोशिका के अंदर, जो कि कैसी होती है, सर्कुलर होती है। और ये क्या होती है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग भी होती है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग, मतलब अगर ये अपने आप से क्या करती हैं, पुनः बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट तकनीकी से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, अब कोई अच्छा आपका जीन है तो उसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं, और निकालने के बाद उसको हम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में बनाते हैं। यही क्रिया कहलाती है आपकी क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पीसीआर क्या होता है, जो पीसीआर होता है ये, इसको हम बोलते हैं पॉलीमेरिक चेन रिएक्शन, जो कि हम लार्ज कॉपी तैयार करने के लिए पीसीआर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की सहायता से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे करते हैं। अब देखिए कि जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनमें हम क्या करते हैं, इंसुलिन देते हैं, ताकि क्या करें, उनमें जो भी उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल और जो इंसुलिन का लेवल है वे मेंटेन रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन या इंसुलिन की मेडिसिन देते हैं। अब उनको लार्ज अमाउंट में बनाने के लिए हम किसमें प्रयोग करते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के द्वारा ही हम क्या करते हैं, इंसुलिन की जो मेडिसिन है उसको हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बायोपायरेसी क्या होती है। तो जो बायोपायरेसी है ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो क्या करता है कि हर साल आपका पूछा जाता है। तो जो बायोपायरेसी होती है, जैव चोरी संवेदी ज्ञान जो होती है, इसमें हम क्या करते हैं, अनुवांशिकी संसाधन का प्रयोग करते हैं और औषधि पौधे, बीज या अंकुश या अनुवांशिकी अनुक्रम पे हम क्या करते हैं, उसका प्रावधान करते हैं। अगला है आपका पारजीवी जंतु क्या है, उदाहरण देके समझाइए। अब देखिए कि पारजीवी जंतु क्या होते हैं। अब पारजीवी जंतु या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, तो वे जीव होते हैं जिनमें डीएनए के आनुवंशिकी अभियांत्रिकी द्वारा किसी अन्य प्रजाति का बाहरी जीन डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, तो पारजीवी जंतु वे जीव हैं जिसमें डीएनए में आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा किसी अन्य प्रजाति का बाहरी जीन डाला जाता है। अब जब बाहरी जीन डालेंगे तो जो चीज़ अच्छी रहेगी उस जब जीन को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग करेंगे तो हमको अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे या अच्छे जंतु मिलेंगे, डाला जाता है। जैसे आप सुने होंगे इसका उपयोग हम करते हैं, जैसे आपका क्या करते हैं, गाय, भेड़, सूअर, मछली आदि पे तकनीकी क्या कराई जाती है, अपनाई जाती है। किसी भी अगर एनिमल को हम लेंगे, अगर उनमें अच्छे कैरेक्टर हैं तो उसके जीन को हम लेंगे और क्या करेंगे, अच्छी चीज़ें को हम क्या करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, बना लेंगे।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समिष्टि के गुणों का वर्णन कीजिए। अब समिष्टि क्या होता है कि समिष्टि आप किसे बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है 31। अगला क्वेश्चन है 31। तो जो समिष्टि होती है वह एक निश्चित क्षेत्र में किसी नियत समय पर निवास करने वाली एक ही प्रजाति के जीवधारियों की संख्या उस जीव की समिष्टि कहलाती है। अब जो समिष्टि के गुण होते हैं वे आपके होते हैं जन्म दर, मृत्यु दर, आयु पिरामिड, तो ये सारे क्या होना चाहिए आपके किसी भी समिष्टि में होने चाहिए। आयु पिरामिड हो गया, आयु संरचना हो गया, घनत्व हो गई, तो ये है आपके समिष्टि। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में घटकों की वर्णन कीजिए। अब देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र होती हैं उनमें आपके पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है कि इसमें हम आपके वातावरण में जैविक और अजैविक की घटक के बीच जो आपका रिलेशन होता है या इंटरेक्शन होता है उनके बीच हम क्या करते हैं डिस्कशन करते हैं। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं वे आपके उनमें दो प्रकार के घटक होते हैं। आपका जैविक घटक होता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो दो घटक होते हैं, कौन कौन से? आपका जैविक और अजैविक। अजैविक में आपका आ जाएगा मृदा, जल, गैसें, ये सारे क्या करेंगी इनमें आपका आ जाएंगे। और जो आपका जैविक घटक है इनमें आपके आते हैं तीन प्रकार से, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक हरे पेड़ पौधे होते हैं। अब हरे पेड़ पौधों को जो खाएगा वो क्या कराएंगे? उपभोक्ता। और अपघटक जो सड़ गल जाएंगे और मर जाएंगे उनमें क्या करेंगे? जीवाणु विषाणु आपके लग जाएंगे। ये आपकी प्राथमिक होती हैं, द्वितीयक होती हैं और तृतीयक उपभोक्ता होती हैं। तो ये रहा आपके पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। अब अगला है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल को स्पष्ट कीजिए। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि जो आपका खाद्य श्रृंखला की अगर भोजन का ट्रांसफ़र होता है तो पहले कौन खाएगा? पहले आपके उत्पादक खाएंगे, उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे, फिर द्वितीयक उपभोक्ता खाएंगे, फिर तृतीयक उपभोक्ता खाएंगे। तो इनके बीच जब खाएंगे तो इनके बीच एक जाल बन जाएगा। तो ये जो जाल होती है खाद्य श्रृंखला की जो जाल होती है वो आपकी एक दिशी होती है। और जो खाद्य श्रृंखला की जाल एक दिशी होती है और जो खाद्य जाल होता है ये बहुत ही आपका जटिल प्रोसेस है जिसमें आपका एक चीज़ को और कोई भी खा सकता है। तो ये होता है खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला।
अगला है विभिन्न पोषण स्तरों में से होने वाले ऊर्जा का प्रवाह का वर्णन कीजिए। अब जब कोई भोजन खाएगा तो उनमें ऊर्जा का जो प्रवाह होगा एक पोषी से दूसरे पोषी में होता है। इसके लिए आपका 10% नियम आता है। अब 10% नियम ये कहता है कि किसी भी पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह केवल 10% ही होगा। इसलिए आप देखते होंगे कि जो उत्पादक होती है, उत्पादक में ऊर्जा ज़्यादा होती है और क्या करती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस प्रकार पिरामिड बनता है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊर्जा क्या होता है, धीरे धीरे कम होता रहता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों का वर्णन कीजिए। अब जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं वे आपके 2 प्रकार के होते हैं, ये तो आपने जानते होंगे, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होते हैं और एक तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या होते हैं। अगला है रे टाटा बुक से आप क्या समझते हैं? अब ये देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। रे टाटा बुक, क्वेश्चन नंबर 36। अब जो रे टाटा बुक है इसको जो IUCN के द्वारा एक विशेष किताब होती है। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN के द्वारा जारी एक विशेष किताब है। अब हम रे टाटा क्यों बोलते हैं या क्यों हमेशा रे टाटा बुक होता है कि जो रे टाटा बुक हो इसमें हम विलुप्त, संकटग्रस्त या क्षति वाले जीव को क्या करते हैं, आपका उसके जातियों को हम क्या करते हैं, सूचीबद्ध इसमें विवरण किया जाता है। तो IUCN के द्वारा एक विशेष किताब है जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, क्षति, आंशिकता जीव जातियों का सूचीबद्ध विवरण किया जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जो संकटग्रस्त जाति हैं या विलुप्त या जो समाप्ति की कगार पे है उसको हम क्या करते हैं, रेड डाटा बुक के अंदर एक डाटा बना करके उसमें हम क्या करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन कि स्वस्थानीय संरक्षण तथा बाह्य स्थानीय संरक्षण को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, स्वस्थानीय और अंतःस्थानीय क्या होता है कि स्वस्थानीय में जो भी आपके जानवर या पेड़ पौधे रहेंगे उनका संरक्षण उसी के स्थान पे करेंगे। अब उसी के स्थान पे करेंगे। यही अगर हम बात करें बाह्य स्थानीय की कि उसको हटा करके उसका संरक्षण किसी अन्य स्थान पे करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपके बाह्य स्थानीय संरक्षण। जैसे आपका है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यावरण, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल। तो ये सारे स्वस्थानीय के अंतर्गत करते हैं। अगर यही हम बाह्य स्थानीय की बात करें तो जैसे हो जाएगा आपका वनस्पति उद्यान, प्राणी उपवन, जीन बैंक, चिड़ियाघर। तो इनका संरक्षण हम क्या करते हैं, एक क्या करेंगे वहाँ स्थान पर ले जा करके उसका हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे या उसका संरक्षण करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा बाह्य स्थानीय संरक्षण। और जब उसी एरिया में या उसी जगह हम उसका संरक्षण करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्वस्थानीय संरक्षण। तो एक बार हम फिर से दिखा देते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आप इस
इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन देखते जाइएगा, जो कि सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत हो तो इस चैनल पे आप बने रहिए, और ऐसे ही आपके जो भी पेपर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आप क्या करेंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। और फिर एक बार हम कहते हैं कि आप इस चैनल पे बने रहें ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानने के लिए।